स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। अब हम बात करेंगे आपसे आज लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। और इस इक्वेशन में जो आपको ये वाला ग्रुप नज़र आ रहा है इसे हम इनकमिंग ग्रुप कहेंगे। और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, राइट। सो दिस ग्रुप जो इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियोफाइल। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है जी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसमें आप याद रखिएगा इसका एक और करैक्टर है कि इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और इसमें इसका बेसिक करैक्टर होता है, राइट। इट इज़ ऑलवेज इन बेसिक इन करैक्टर, ठीक है। इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और ये न्यूक्लियस लिविंग स्पीशी है। इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो आपको मैं लाइन से दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हो इसका इस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मैं लाइन लगाई हुई है। और बेसिक इन करैक्टर होता है, ये हमेशा बेसिक इन करैक्टर होगा। तो इसमें मैं आपको भी कुछ न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेट्स से दैट हमारे पास जो है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। इट कुड बी अ न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा आप एक और ग्रुप ले लें, इथोक्साइड ग्रुप हम कहते हैं इसको, ठीक है। C2H5 और O नेगेटिव, दैट इज़ इथोक्साइड ग्रुप। इसके अलावा आप H2S नेगेटिव ले लें, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। इसके अलावा आप एक और ग्रुप ले सकते हैं, थायोसायनेट आयन। और इसके अलावा आप ले सकते हैं एक और ग्रुप दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन। और वाटर भी इवन समटाइम्स आप ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट वाटर। सो देयर वी हैव वाटर। और इसके अलावा आप अमाइनो ग्रुप भी ले सकते हैं। तो ये जो सब मैं आपको एग्जांपल अब याद करवा चुका हूँ, ये सब कह लें कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, राइट। इसके अलावा आप क्लोराइड आयन को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोमाइड आयन को भी ले सकते हैं। फिर आप इसी तरह से अमोनिया को भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। इसके अलावा आप साइनाइड आयन को भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। और इसके अलावा आयोडाइड आयन भी बतौर न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अमूमन जो मैंने न्यूक्लियोफाइल लिए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, राइट। दे आर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज। ये देखो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज लिए मैंने। आयोडाइड आयन में तो आप H नेगेटिव लिखोगे। सो कुछ न्यूट्रल भी मैंने लिए हैं। सो लुक एट दैट, दिस स्पीशी इज़ न्यूट्रल। यानी जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। सो ये भी इनका करैक्टर है कि ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकते हैं। और अगली बात जो मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा, ये मॉलिक्यूल है एक, ठीक है। ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। इसको आप अल्काइल हैलाइड समझ लें, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, यू नो वेरी वेल, दैट इज़ अ जनरल फार्मूला। तो अब ये जो अल्काइल हैलाइड है इसको आप सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। यू कैन कॉल इट एज अ सबस्ट्रेट। और डेफिनेटली दिस स्पीशी इज़ कॉल्ड एज अ सबस्ट्रेट। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, ठीक है। इसी ओरिएंटेशन से अटैक करेगा, इसी डायरेक्शन से अटैक करेगा। और जब ये अटैक करेगा तो दिस स्पीशी ये रेडी है यहाँ से इसको छोड़ जाने के लिए, यानी सबस्ट्रेट को छोड़ जाने के लिए एक स्पीशी रेडी है। इसको हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। तो अब कह रहे होंगे आपकी ये कौन सी रिएक्शंस की बात हो रही है। तो शुरू में मैंने आपसे कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसके ऊपर आकर। और आप ये देखें इस कंडीशन में आप चेक करें, यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर अटैच हो चुका हुआ है सबस्ट्रेट के साथ। और आप यहाँ पर भी ज़रा गौर करें
कि ये लीविंग ग्रुप आपको नज़र आ रहा है कि जो प्लस के साथ लिखा है मैंने, एंड दैट इंडिकेट्स कि जो लीविंग ग्रुप है वो इसको छोड़ के जा चुका है, सबस्ट्रेट को छोड़कर लीविंग ग्रुप जो है वो जा चुका है। सो दैट इज़ अ लीविंग ग्रुप जो अब सबस्ट्रेट का हिस्सा नहीं रहा। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट, यानी एक आया और दूसरा गया। अब इस बात को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलूँ तो थोड़ा सा मैं आपसे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बात कर लूँ। नो डाउट मैं लिविंग ग्रुप पे अभी आपसे मज़ीद बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं भी आपके साथ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बात कर लेता हूँ। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, ये एक ऐसी स्पीशी है, समझ लो, कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये अब आपने अपने माइंड में बात बैठा लेनी है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी भी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वी हैव सम न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, लेकिन यहाँ पे ये हमारी न्यूक्लियस लविंग स्पीशी थी, बट ओवर हेयर ये अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखनी है आपने कि ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बात को दिमाग में रखें आप। जैसा कि मैं आपसे अभी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा था, अल्काइल हैलाइड, तो इसकी अल्काइल हैलाइड की कोई एग्जांपल जो है मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये कार्बन है और उसके साथ हेलोजन एटम है जो अटैच है, लेट्स से दैट के ब्रोमीन अटैच है, और डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड है तो इसको अल्काइल बना लेते हैं। सो लेट्स मेक इट अल्काइल, ओके। और अब यहाँ पे क्या चार्ज हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब सीन क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये वाली जो बॉडी है, दिस बॉडी इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थिंकिंग फिनोमिना की तरफ चले जाएं तो ये एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रही है कि अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, ये कह लें कि एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। सो वी कैन जस्ट यूज़ द वर्ड अगेन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। आप सोच रहे होगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी हो सकती है, जैसे लेट्स से दैट हमारे पास वाटर है, इस पर हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्या हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी? तो आप कह सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इस एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी हुई तो उसको मैं क्या बोल दूँगा? इलेक्ट्रोफाइल बोल दूँगा, राइट। आई एम गोना कॉल इट एज इट इलेक्ट्रोफाइल। सो ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड, इसको आप क्या बोलोगे? मिथाइल ब्रोमाइड। इस स्पीशी का नाम होगा मिथाइल ब्रोमाइड। तो अब ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है उसमें जो मिथाइल का कार्बन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, इलेक्ट्रोफाइल। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो अल्काइल होगा दैट इज़ अल्काइल का जो कार्बन होगा, राइट, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हैलोजन उसको डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखेगा, उसको पोलैरिटी की वजह से नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है और खुद नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो आप कह लो कि जो अल्काइल का कार्बन होगा, जिसमें ये अल्काइल है, इसका एक कार्बन है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगा, तो इसको हम हमेशा से इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो यहाँ पर सीन हो रहा है कि ये जो हमारे पास बॉडी है दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड दैट बॉडी इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसको न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करना है। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एग्जांपल जिसमें मैंने ये इलेक्ट्रोफाइल बना दिया और साथ में कोई न्यूक्लियोफाइल जो है, लेट्स से दैट हाइड्रोक्सी को सपोज कर लेता हूँ कि एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। और हमेशा डेफिनेटली अल्काइल हैलाइड में आपको एक सेंटर नज़र आएगा, वी यूज टू कॉल इट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, राइट। अच्छा, अब ये शर्त नहीं होती कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी हो, उस पर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज हो। कभी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगी, आप उसको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। वो न्यूट्रल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, न्यूट्रल एटम भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाया जा सकता है। तो ये आपने दिमाग में रखनी है बात। फ़िलहाल जो ये मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूँ दैट इज़ ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूँ। सो अब बात करते हैं लिविंग ग्रुप की।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ये जो एल है ना, इसको भी आप न्यूक्लियोफाइल ही कहोगे, ठीक है। तो एल जो है ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन आप इस न्यूक्लियोफाइल को जो है क्या कह रहे हो, यू आर कॉलिंग इट एज अ लीविंग ग्रुप, राइट। इसको आप लीविंग ग्रुप कह रहे हो बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो है इस ग्रुप को, सबस्ट्रेट को जो है ये छोड़ देता है, और बिकॉज ऑफ यू कैन से कि इट्स अ वीक काइंड ऑफ अट्रैक्शन हैविंग विद द कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। तो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना सकता है, इसलिए ये आकर इसे अट्रैक्शन बना लेता है, और चूंकि इसकी अट्रैक्शन इसके साथ वीक होती है इसलिए ये इसको छोड़कर चला जाता है। तो अब ये जिस किस्म का रिएक्शन हो रहा है इसको आप नाम दोगे SN रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आ गया और एक न्यूक्लियोफाइल चला गया, दैट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तब आप सोच रहे हो ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। डेफिनेटली ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अभी मैं आपको वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स में थोड़ा सा फ़र्क कर देता हूँ, ताकि आप जब भी किसी अल्काइल हैलाइड में देखें, जैसे ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये मैं इसको कहूँगा ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसको छोड़ के जा रहा है ना, और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस स्पीशी को आकर अटैच कर देगा अपने आप को, और ये इसको छोड़कर चला जाएगा। सो कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम काउंट करें, लेट्स से दैट अगर हम काउंट करें अब वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स को, सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं एक पुअर और वीक न्यूक्लियोफाइल्स की, राइट। तो आप जो वीक न्यूक्लियोफाइल्स होंगे स्टूडेंट्स, उसको आप ये भी कह सकते हो कि वो अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। क्या ख्याल है, क्योंकि अच्छे लिविंग ग्रुप्स जो हैं वही तो एक वीक न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो कहलाएंगे। सो आई विल राइट ओवर हेयर गुड लिविंग ग्रुप्स, यानी जो बड़ी आसानी से बस मॉलिक्यूल को छोड़कर चले जाते हैं, तनहा छोड़ के चले जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो दैट इज़ क्लोराइड आयन, दैट इज़ ब्रोमाइड आयन, जिसको अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी, दैट इज़ आयोडाइड आयन, एंड दैट इज़ बाइसल्फेट आयन, ठीक है। ये हो गए गुड लिविंग ग्रुप्स या वीक न्यूक्लियोफाइल्स। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ अबाउट द पुअर लिविंग ग्रुप्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। इनको मैं पुअर लिविंग ग्रुप्स भी कहूँगा, क्योंकि अगर ये किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो ये कभी भी उस मॉलिक्यूल को वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं इस मॉलिक्यूल को। दैट इज़ हाइड्रोक्सी, एंड आई एम गोना टेक इट एज एन ऑक्सी अल्काइल्स, राइट, एंड समथिंग लाइक द अमाइनो ग्रुप्स। तो ये अब आपने बात याद रखनी है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली negatively charged amino groups. So these are basically, you can say, very important strong nucleophiles, and these are something like very important weak nucleophiles, good living groups, poor living groups, right. लेकिन ये जो है ना, ये आयन, इसको थोड़ी सी मैं रिस्पेक्ट दूंगा, दैट इज़ नोन एज आयोडाइड आयन। इसको आप आयोडाइड आयन भी कह सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये होती है कि ये जो है इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहोगे सर अगर ये गुड न्यूक्लियोफाइल है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड न्यूक्लियोफाइल जो है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एंड द पुअर लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और गुड लिविंग ग्रुप भी है। सो गुड न्यूक्लियोफाइल प्लस गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वाला केस हुआ, नारे नाना 50-50 वाला केस हो गया। सो इसको आप रिस्पेक्ट दो थोड़ी सी, इसको सेपरेटली याद रखो। लेकिन इसको मैंने देखो गुड लिविंग ग्रुप में जो है वो ऐड किया हुआ है। वीक न्यूक्लियोफाइल मैं उसको कह नहीं सकता, हालांकि मैंने इसको कैटेगरी में रखा हुआ है। सो आई एम गोना टेक आउट दिस थिंग फ्रॉम दिस कैटेगरी और इसको मैं स्पेशल कैटेगरी में रख देता हूँ, दैट इज़ आई नेगेटिव। सो आई होप ये लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हो रहा होगा और आपको ये जो न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये थोड़े आपके दिमाग में जा रहे होंगे। सो लेट्स रियली गो अहेड। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की मैंने बात कर ली थी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बता दिया कि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था। सो अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इनकी दो टाइप्स होती हैं। That is something like SN2, right, and that is something like
SN1। अब आप सोच रहे होंगे ये SN2 और SN1 क्या है। तो स्टूडेंट्स जो SN2 है दैट इज़ बायोमोलिक्यूलर। अब आप सोच रहे होंगे ये बायोमोलिक्यूलर क्या है, एंड SN1 इज़ बेसिकली यूनिमोलिक्यूलर। अब बायोमोलिक्यूलर और यूनिमोलिक्यूलर क्या होते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बायोमोलिक्यूलर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर बात करेंगे आपसे यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूलर सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शंस, राइट। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करूं बिटवीन अल्काइल हेलाइड्स, ठीक है, मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको ये, तो उसमें आप दो चीज़ों को याद रखिएगा। मतलब इफ़ वी जस्ट हैव एन एग्जांपल जिसको भी हमने कोड किया कि वी हैव अल्काइल हेलाइड मीथल एंड अ ब्रोमाइड, और उस पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था, ये था वीक न्यूक्लियोफाइल और ये था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें दो इस रिएक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक क्या है कि जो कार्बन का हैलोजन के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ये तो बात प्रोश्योर है, ठीक है, यानी ये बॉन्ड जो है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और उसके बाद आप ये भी कहो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, वी यूज्ड टू कॉल इट एज दिस न्यूक्लियोफाइल, इसका जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बन भी रहा है। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है बॉन्ड की, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझाया नहीं है। सो लेट मी जस्ट टेक इट ओवर, और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जो OH ग्रुप है वो अब अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और ये देखो जो कार्बन है ये इन्वर्टेड फॉर्म में चले जाएंगे, यानी कि अभी आप देख रहे हो ये इस साइड पे थे, जब OH ग्रुप ने अटैचमेंट शो कर दिया अपना तो अब ये इस साइड पे चले गए, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। ये इन्वर्जन भी हो गई है, और लुक एट दैट, ये जो लीविंग ग्रुप था और ये अब जा चुका हुआ है। सो दैट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ अ रिएक्शन। ये स्ट्रेटजी है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, अभी मैंने आपको यही रिएक्शन एक्सप्लेन भी करना है। और एक बात बड़ी खूबी से याद रखिएगा कि इसी टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि एट द सेम टाइम ये बॉन्ड टूटेगा, एट द सेम टाइम ये ग्रुप आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो एक ही वक्त में क्या हो रहा है, ये दो चीज़ें हो रही हैं। सो यू कैन से दीज टू थिंग्स आर अकरिंग एट द सेम टाइम। अगर ये सेम टाइम होगा ना तब ही ये पॉसिबल है, अगर ये एक ही वक्त में नहीं होगा तब ये पॉसिबल नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है कि एट द सेम टाइम ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और एट द सेम टाइम ये बॉन्ड जुड़ा है, यानी एट द सेम टाइम ये टूटा और ये आके जुड़ गया। तो इसी वजह से इसको हम नाम देंगे SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, इसको SN2 मैकेनिज्म का नाम दिया जाएगा। और ये इसलिए दिया गया बिकॉज ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे हो रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये बॉन्ड पहले टूट जाए और ये बाद में आके लगे, मतलब सेम टाइम पे ना लगे, यानी ये बॉन्ड टूट गया एंड ये एक अलग सी स्पीशी बन गया और उसके बाद में आकर फिर ये न्यूक्लियोफाइल लगा, तो फिर हम इस तरह के मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि SN1 मैकेनिज्म क्या है और SN2 मैकेनिज्म क्या है। ये डेफिनेटली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सेम टाइम में हो रहा होता है। अगर ऐसा सेम टाइम में नहीं हो रहा तो फिर उसे हम SN1 मैकेनिज्म कहेंगे, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अ यूनिमोलिकुलर वे या फिर बायोमोलिकुलर वे। अगर बायोमोलिकुलर कह रहे हो तो इसमें टू थिंग्स आर हैपनिंग टू द मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम, ठीक है। ओके, सो अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर को सेंस करें, यानी अभी जो मैंने आपसे बात की, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। और इसकी बात को समझना तो आसान ही है। जैसे अगर हमारे पास ये हमारे पास बॉन्ड है विद द ब्रोमीन कार्बन का, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और इसमें वही बात करूँगा जो मैं आपसे बहुत पहले से कर रहा हूँ कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा वैसे ही ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ये एट द सेम टाइम होगा, ये बात याद रखिएगा।
तो इसको मैं आपसे किस तरह ये बात को बयान कर सकता हूँ कि as soon as the nucleophile starts attacking the electrophile, so this is electrophilic center or electrophilic carbon of a substrate, the bond with which the leaving group is attached, ये bond है जिसके साथ leaving group attach है, starts breaking, और ये break होना शुरू हो जाएगा. So in other words, the extent of bond formation is equal to the extent of bond breakage. यानी यहाँ पे जो bond formation की extent है, right, bond formation की जो भी extent है, यानी जो भी एक सलाहियत है, वो बराबर है किसके साथ? extent of bond breakage के साथ. ठीक है, extent of bond breakage के साथ. तो ये दो बातें आई होप आपको याद रहेंगी. उसके बाद चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर की तरफ, यानी इसके एक और ख़ासियत की तरफ, इस मैकेनिज्म की एक और ख़ासियत की तरफ, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द अटैक ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. यानी डायरेक्शन क्या होगी इस न्यूक्लियोफाइल की जब वो अटैक करेगा? इट अटैक्स फ्रॉम द साइड विच इज़ ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप. यानी ये हमेशा अटैक करेगा उस साइड से जो कि ऑपोजिट होगी लिविंग ग्रुप के. ये लिविंग ग्रुप है, तो इसके ऑपोजिट साइड तो ये होगी, तो लिहाजा ये हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक ऑपोजिट साइड से ही करेगा. सो इन ऑर्डर टू गिव द न्यूक्लियोफाइल इनफ रूम टू अटैक, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है मैकेनिज्म में ताकि न्यूक्लियोफाइल को जो है एक ख़ास जगह जो मिलनी चाहिए वो मिल जाए, राइट. और यहाँ पे एक मज़े की बात ये होगी कि जो कार्बन है इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी, दैट वाज समथिंग लाइक sp3, राइट. लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोक्सी के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा, राइट, हाइड्रोक्सी के साथ, यानी अब हाइड्रोक्सी के साथ कार्बन का लिंक बन चुका हुआ है, एंड वी हैव सम 3 हाइड्रोजन्स इन्वर्टेड जो यहाँ थे अब वो इस साइड पे आ चुके हुए हैं. तो व्हाट आई एम गोना से कि अब यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट है दैट इज़ sp2, यानी कि अब इसकी हाइब्रिड स्टेट है जो चेंज हो गई है sp3 से. इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो sp3 थी अब वो चेंज हो चुकी हुई है sp2 में. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोटिस. और जैसे ही ये अटैक हुआ न्यूक्लियोफाइल का तो उसने यहाँ पर sp3 से अपने आप को क्या कर लिया? sp2 कर लिया. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस, राइट. बात हुई कि ये जो डिपार्चर था लिविंग ग्रुप का, यानी लिविंग ग्रुप ने छोड़ना था, इसको छोड़ दिया मॉलिक्यूल को, और इस साथ ही फॉर्मेशन हो गया. यानी सब ये प्रोसेस जो है ये सब क्या हुआ? सिंगल स्टेप में हुआ स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, राइट. तो लेट्स गो अहेड एंड थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और सोचते हैं, राइट. स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने एक नज़र आ रही है. अब डेफिनेटली दैट इज़ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. ठीक है, दैट इज़ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. अब ये जो कंडीशन आई, यानी जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये जो कंडीशन आ गई, एक आपको जो एक मॉलिकुलैरिटी सी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी ये वाली कंडीशन. और अब देखो यहाँ पर ये पलट गया है मॉलिक्यूल, ये पहले यहाँ पर इस तरह था तो अब इस तरह है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड मॉलिक्यूल. और ये जो आपको स्पीशीज नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द लिविंग ग्रुप. सो दैट इज़ द आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू. अब इस कंडीशन में जो एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल था हमारे पास ये वाला, इसकी जो एक कंडीशन है यानी स्टेट है इन्वर्ट हो गई. अब इस शेप को देखें आप और इस शेप को देखें तो दिस इज़ बीइंग इन्वर्टेड, ये इन्वर्ट हो चुकी हुई है. और यहाँ पर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट दिस प्रोसेस कॉल्ड, जिसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट. स्टूडेंट्स अब कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उसमें रिएक्शन में एक होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की अगर आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो इसको, तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इट डिपेंड, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
जो पार्टिसिपेट कर रहे हो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, इस अमल को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हों, इस अमल को हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी का नाम देते हैं। और इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल। और डेफिनेटली आप कह लो कि जब ये दोनों मॉलिक्यूल जो हिस्सा ले रहे हैं ये एक ही वक्त में ले रहे हैं, यानी सिंगल स्टेप में ही ले रहे हैं, तो इसलिए हम जो है मॉलिक्यूल्स तो दो हैं लेकिन एक ही स्टेप में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप को फाइनलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहेंगे बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बायोमोलिकुलर का नाम देंगे। और इस बायोमोलिकुलर रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड SN2 रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, एक स्टडी है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक स्टडीज फॉर मॉलिक्यूल्स। तो उससे हमें जो है ये बात पता लगी है कि SN2 किस्म के जो रिएक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पर और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स पर। यानी जितनी ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशंस होगी उतना ज़्यादा ही काइनेटिक मैकेनिज्म ज़्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में ज़्यादा होगी। और अगर इनकी कंसंट्रेशन किसी एक दोनों में से एक की भी कम होगी तो आप कह लो कि डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो है हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये अब जो हमारे पास है कंसंट्रेशन के ऊपर जो एक्सपोनेंट पावर आ रही है दैट इज़ 1, राइट, दोनों की 1 आ रही है। तो हम यहाँ से अब कह सकते हैं कि ये टिपिकल SN2 रिएक्शन है। क्योंकि SN2 क्योंकि इसका आंसर भी जो है वो 1 होगा, प्लस इसका आंसर भी जो है वो 1 होगा, तो 1 + 1 = 2। सो दैट मेक्स के इसका आंसर जो है वो यूनिटी आया, इसका भी यूनिटी आया, तो यूनिटी को जमा किया तो 2 आ गया, एंड दैट मेक्स अ सेंसेशन ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो इसलिए इसको जो है हम SN2 मैकेनिज्म कहेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जो SN2 मैकेनिज्म होता है इसमें हमेशा जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ही हिस्सा लेते हैं। आप देखो ये जो अल्काइल हैलाइड है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ है और इसके साथ कोई मज़ीद कार्बन नहीं लगे हुए। अगर इसके साथ अगर कोई 2 कार्बन लग जाए तो वो सेकेंडरी है, इसके साथ अगर 3 कार्बन लग जाएं तो ये टर्शरी हो जाएगा। लेकिन इस तरह के मॉलिक्यूल SN2 मैकेनिज्म में हिस्सा लेते ही नहीं है। तो आपने याद रखनी है कि जो SN2 रिएक्शंस होते हैं इसमें हमेशा कौन से अल्काइल हैलाइड हिस्सा लेंगे, हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये आपने बात को जो है हमेशा याद रखना है। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ SN2 रिएक्शंस। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि जब SN1 रिएक्शंस किस किस्म के होते हैं और बीटा लैमिनेशन रिएक्शन जो है किस किस्म के होते हैं। तो मेरी वीडियोस तक बने रहिए। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मज़ीद और वीडियोस भी हैं, वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सो दैट्स इट। आई होप मैंने आपकी काफ़ी हेल्प की SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म को समझने के लिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन मेरी भी SN2 के ऊपर थी और SN में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।